पहले तो मैं जानना चाहूंगी तंत्र का सही मतलब क्या है ये तंत्र? इंटेलेक्चुअली अगर इसकी हम संधि विच्छेद करें जी। संस्कृत में, तो ये 2 शब्दों से बनता है, तनौति त्रयोति, लिबरेशन एंड एक्सपेंशन। तनौति त्रयोति इति तंत्र। तो तंत्र एक्चुअली एक साइंस है अगर हम क्लासिकल तंत्र की बात करें। तो उसको ये लोग बोलते हैं जो ये तंत्र है ये साइंस है, तो क्या सच्चाई है इन दोनों? आर्ट है या साइंस है? दोनों है। दोनों है? हाँ जी। कैसे? कुंडली क्या होता है ये? जैसे हम हवन या यज्ञ करते हैं तो उसको एक कुंड में सब हम उसका मटेरियल एक साथ कलेक्ट करते हैं और वहाँ से फिर वो अग्नि लगती है। तो कुंड और कुंडल दोनों सार हैं इस शब्द कुंडलिनी के। और कुंडलिनी is like this serpent like energy sits in the base of our body। तो तंत्र में चक्रों का भी ज्ञान दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हमें इनको एक्टिवेट करना पड़ता हो तब कुंडलिनी में भी काम करती है। राइट। तो कुंडलिनी का नेचर ये है कि वो मूलाधार चक्र में डोरमेंट रहती है। ओके। और फिर जब हमारे चक्र खुलते जाते हैं तो वो लाइक अ स्नेक राइजिंग वो पियर्स करती जाती है हर चक्र को। और फिर एक बार एक चक्र को उसने पियर्स किया तो वो वापस नीचे चक्र में भी आ सकती है, पर हमें ये साधना करनी होती है कि वो बढ़ती जाए। What about those people, those who are changing their sexual partners consecutively? एक आई एक गई, एक आई एक गई। तो ये जो लोग होते हैं तो क्या वो अपने लाइफ में कभी भी सेल्फ सेटिस्फाइड हो सकते हैं, या मतलब वो ये चीज फील करते हुए? उसको पॉलीएमरी बोलते हैं, एथिकल नॉन मोनोगमी बोलते हैं, कि जो एक ही पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते, वो पार्टनर्स चेंज करना चाहते। तो उसके देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप उसको कॉन्शियसनेस के साथ कर रहे हैं या अनकॉन्शियसनेस के साथ कर रहे हैं, सेम एज सेक्स। नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट पंकज कुमार। आज हमारे साथ हैं हमारी गेस्ट और द अपीलिंग भारत पॉडकास्ट शो की खास पेशकश, जिसमें हम बात करेंगे आज तंत्रा एक्सपर्ट और कुंडलिनी एक्सपर्ट एंड द सेक्सुअलिटी एक्सपर्ट मिस तस्नीम हमदानी। और हमारे साथ हैं भारती मैम। हम आज तस्नीम हमदानी मैम से सारे सवालों के जवाब लेंगे। तो आइए बात करते हैं। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं अपने गेस्ट के साथ। तो स्वागत है तस्नीम मैम का। कैसे हैं मैम आप? बस बढ़िया, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि आप लोगों ने मुझे इस शो पे बुलाया और आप इस विषय पे बात करना चाहते हैं और अपनी ऑडियंस तक इसकी जो है डेप्थ और काफ़ी जो रहस्यमय चर्चा रहती है उसको हम पब्लिक में आज बात करने जा रहे हैं। ये बहुत मेरे लिए खुशी की बात है। बिल्कुल। जो आज का पॉडकास्ट है मे भी बहुत बेहतरीन जाने वाला है, क्योंकि आज आप जानने वाले सबसे बड़ी बात, जब तंत्र की बात आती है तो लोग डरते हैं, साथ में आ रहा है सेक्सुअलिटी, तो ऑडियंस वेरी कंफ्यूज कि ये क्या है। तो आज आपके सारे कंफ्यूजन इस पॉडकास्ट में खत्म होने वाले हैं। तो 1 मिनट भी आपने स्किप किया तो हो सकता है बहुत बेहतरीन चीज मिस कर दोगे। तो प्लीज पूरा पॉडकास्ट एंड तक देखिए। और हाँ रुको, प्लीज चैनल तो सब्सक्राइब कर लो ना प्लीज। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे तंत्र पे। जब तंत्र का जब नाम आता है ना तस्नीम में, तो हमेशा तंत्र, अरे ये तो हम बहुत बेकार चीज है, नेगेटिविटी आती है। यस, कि लोग डर जाते हैं, बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पहले तो मैं जानना चाहूंगी तंत्र का सही मतलब क्या है ये तंत्र? तो मैं आपको एक्चुअली इंटेलेक्चुअली अगर इसकी हम संधि विच्छेद करें संस्कृत में, तो ये 2 शब्दों से बनता है, तनौति त्रयोति, लिबरेशन एंड एक्सपेंशन। तनौति त्रयोति इति तंत्र। तो तंत्र एक्चुअली एक साइंस है अगर हम क्लासिकल तंत्र की बात करें। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना। तो क्लासिकल तंत्र एक एज ओल्ड एंशिएंट साइंस है। जैसे हमारे भारत में हमारे पूर्वजों ने काफ़ी साइंसेस दिए हैं, उसमें से आयुर्वेद, योग, धार्मिकता, ये सब काफ़ी पॉपुलर हैं, पूरे दुनिया में पॉपुलर होती जा रही है आजकल। पर तंत्र ऐसी चीज़ है जो काफ़ी रहस्यमय रही है, क्योंकि ये एक बहुत ही सेक्रेड आर्ट है जिसे गुरु से शिष्य
में ही पास करते थे और काफी टाइम तक ये एक ओरल ट्रेडिशन के थ्रू ही जिंदा रही है, जिसमें उसमें कोई रिटन अकाउंट या कुछ रिटन नॉलेज नहीं था until 2000 years BC, where Abhinava Gupta, one of the first scholars to write down the accounts of Tantra, started bringing the schools of tantric knowledge together. तो ये एक, आप इसे विज्ञान समझ लें, जैसे ऊर्जा का विज्ञान. That is how I would describe the core essence of Tantra, जो आपको तनौती और त्रयोती की ओर ले जा सकता है through this body. And why it is considered sacred and spiritual? Because it is accessing the body. तो जैसे तन से तंत्र, मन से मंत्र, राइट, है ना. सो तंत्र मंत्र यंत्र हम मानते हैं. तो जिसमें मंत्र में जैसे हम मन की शुद्धि करते हैं या मन के थ्रू हम जो है एक अनुभूति प्राप्त करते हैं, जो भी जिसे भी हम डिवाइन मानते हैं, जिसे भी हम कुछ एक सुपर पावर मानते हैं, उसकी चेतना हम मन के थ्रू करते हैं. राइट. तंत्र इज द साइंस जिसमें आप तन के थ्रू, अपनी बॉडी के थ्रू उसको आप समझ सकते हैं, उसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसे आप फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं. और आपको फिर ये एक्सपीरियंस हो सकता है कि आपको एनलाइटेंड होने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और कुछ आपके और एनलाइटनमेंट के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है. आप ऑलरेडी एनलाइटेंड हैं, आप ऑलरेडी उसी क्रिएशन का हिस्सा हैं जिससे सब कुछ बना है, और उसे आपको बस याद करना है. आपको यू हैव टू रिमेंबर दैट वी आर वन, वी आर दिस कॉन्शियसनेस. And that is the teachings of Tantra, traditional classical Tantra, that you are already there, you are already that, Tattvamasi, and you just have to remove the barriers to remembering that. That is the whole point of this life, according to the spiritual philosophy of Tantra, that we came here to remember who we are. आपने मैम शुरू में ये बात बोली कि जो तंत्रा है वो एक आर्ट है, लेकिन जैसे महात्मा बुद्ध का एक विपासना होता है, 10 days, 20 days, 6 month, 1 month ऐसे समथिंग कोर्स होता है. तो उसको ये लोग बोलते हैं जो ये तंत्रा है ये साइंस है. तो क्या सच्चाई है इन दोनों में? आर्ट है या साइंस है? दोनों है. बिकॉज जो टेक्निक्स, दोनों है. हाँ जी. कैसे? जैसे अगर आप नंबर्स ले लें, उसे आप एक एक्सेल स्प्रेडशीट में डाल दें तो वो साइंस हो गया, और उसे अगर आप एक मंडला के सेक्रेड ज्योमेट्री में डाल दें तो वो आर्ट हो गया. तो तंत्र का यही फिलॉसफी है कि कुछ अलग नहीं है. एवरीथिंग इज एवरीथिंग. देयर इज नो और दिस और दैट, ईदर और. देयर इज एंड दिस एंड दैट. So everything is one. So how Tantra is a science is the understanding of energy. कि आप ऊर्जा के बारे में क्या सीख सकते हैं तंत्र से. आप जो ये ancient practices हैं, breath techniques, चक्र का पूरा विज्ञान है तंत्र में, जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी सेंटर्स हैं, ये सारी जो टेक्निक्स दी गई हैं तांत्रिक स्क्रिप्चर्स में, उन्हें आप एज अ साइंस मान सकते हैं. पर अगर हम देखें कि ये आजकल की लाइफ में इसका क्या उपयोग है, हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे, हम इस नॉलेज का करेंगे क्या, तो वो एक आर्ट है कि आप कैसे इस दुनिया में रहते हुए, इस लाइफ में रहते हुए आत्म प्राप्ति जिसे बोलते हैं, आत्मव्याप्ति, वो पा सकते हैं. उसके लिए आपको किसी गुफा में बैठ के दुनिया से कट के ध्यान में जाने की जरूरत नहीं है. उसके लिए आप अपने ही डे टू डे लाइफ में, अपने कर्म योगा में किस तरह से आप उस आत्मा व्याप्ति को पा सकते हैं, जो आपको वैसे किसी और साइंस में बताया होगा कि आप ऐसा करिए वैसा करिए. विपासना में आप अपने सारे सेंसेस को कट ऑफ कीजिए, अपने माइंड को वॉच कीजिए. वो बात भी नहीं करने देते एक दूसरे से. हाँ, तो वो देखने एक अलग, नहीं देते हो. राइट. तो वो एक अलग फील्ड है. तो उसको भी अब आप, जैसे आपने 10 दिन का कोर्स कर लिया विपासना का, पर उसके बाद आप अपनी लाइफ में उसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं. हाँ. कब आप अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ एक कुछ आर्ग्यूमेंट या डिस्कशन होती है, तो कब आप अपने वर्ड्स को वॉच करते हैं और उस साइलेंस को ज्यादा महत्व देते हैं जो आपके बीच में एक सुलह ला सकता है. दैट इज द आर्ट. सो द आर्ट इज अप्लाइंग द साइंस. ओके. आपने पहले बताया कुंडलिनी
एक्सपर्ट। तो कुंडली क्या होता है ये चीज? तो ये एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं कुंडली वर्ड भी उसी का सार है। तो कुंडली जैसे एक, अगेन उसकी मैं संस्कृत आपको एटिमोलॉजी दूं तो कुंडल, हाँ, मतलब जो हमारे अंदर एक कुंडल में बना होता है, जैसे सर्प जो आप देखें जब वो बैठा होता है तो एक कुंडल में बैठा होता है, राइट, राउंड, उसको कुंडल है ना। हाँ। और जब वो फिर बढ़ने लगता है तो फिर वो ज्यादा सीधा हो जाता है। तो यही एक और एक और इसका हम अर्थ ये भी ले सकते हैं कि एक कुंड है, जैसे हम हवन या यज्ञ करते हैं तो उसको एक कुंड में सब हम उसका मटेरियल एक साथ कलेक्ट करते हैं और वहां से फिर वो अग्नि लगती है। तो कुंड और कुंडल दोनों सार हैं इस शब्द कुंडलिनी के। और कुंडलिनी is like this serpent like energy that sits in the base of our body. तो तंत्र में चक्रों का भी ज्ञान दिया गया है। तो चक्र is a wheel, और हर चीज का आप देखें तो एक ऑर्बिट होता है। दुनिया में गैलेक्सीज का भी ऑर्बिट होता है, एटम्स का भी ऑर्बिट होता है, हर चीज एक चक्र में ही घूम रही है, राइट, एज अ creation, science. So these chakras in our body, 7 चक्र हैं जिनका तंत्र विद्या में पॉपुलर यूज होता है। 7 चक्र हमारे सहस्रार, जो हमारा क्राउन होता है, सहस्रार जैसे 1000 leaves lotus, Right. 1000 petal lotus. Yeah. So from that comes Sahasrar. That is our connection to the divine. And Mool Adhar, which is our connection to the Mool, to the earth. तो ये 2 चक्र के बीच में ये जो कुंडलिनी एनर्जी है ये ट्रैवल कर सकती है। और इस वर्ड को लेके भी काफी मतलब ऐसे थोड़ा कॉन्स्पिरेसी है, थोड़ा हश हश लोग रखते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत डीप पावरफुल विद्या है जिसे आप हर किसी को नहीं बांट सकते। आप हर किसी को नहीं बता सकते कि कुंडलिनी कैसे एक्टिवेट होती है। आप हर किसी की कुंडलिनी एक्टिवेट भी नहीं कर सकते। और आजकल बहुत ऐसा ट्रेंड हो गया है कि कोई बाबा या कोई आश्रम आपको बोलेंगे या आइए हम आपकी कुंडलिनी जागृत कर दें। तो मेरा मानना यह है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि कुंडलिनी को आप जागृत आप नहीं कर सकते। वो इंटेलिजेंट एनर्जी है, वो खुद जागृत होगी जब कंडीशंस सही होंगी। तो उसकी आप खाली कंडीशंस को प्रिपेयर कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं, आप अपनी लाइफस्टाइल को प्रिपेयर कर सकते हैं, आप क्या खाते हैं, कैसे कब सोते उठते हैं, आपकी ऊर्जा किस तरह से बॉडी में बढ़ सकती है और आपकी बॉडी में आप कितनी ऊर्जा होल्ड कर सकते हो, राइट, उस पे डिपेंड करता है। जैसे क्योंकि कुंडलिनी को आप मान लो हमारी बॉडी में हम 100 वोल्टेज फॉर एग्जाम्पल की एनर्जी रोज रन करते हैं। कुंडलिनी इज लाइक 1000 वोल्टेज और 100,000 वोल्टेज का झटका। तो आप उसको अगर हैंडल नहीं कर पाओगे तो वो नहीं जागृत होगी। आपकी बॉडी में वो क्षमता होनी चाहिए। जैसे कहावत है कि जो आई थिंक टाइगर का मिल्क होता है, बाघ का दूध, उसको हम किसी भी कटोरे में नहीं होल्ड कर सकते। उसके लिए सोने का कटोरा चाहिए होता है या कोई ऐसा मेटल जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, नहीं तो वो मिल्क इतना स्ट्रांग होता है कि उससे वो कंटेनर ही मेल्ट हो जाता है। ओके, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी वो सोने का कंटेनर है और कुंडलिनी इज दैट टाइगर्स मिल्क व्हिच इज सो पावरफुल दैट वी हैव टू प्रिपेयर आवर बॉडी टू होल्ड इट। तो ये कुंडलिनी जो है हमारा अनयूटिलाइज्ड पोटेंशियल है। और यही this is a good segue into why tantra is associated with sexuality as well. So I'll give you a fact, scientific fact. हमारा एक ये पूरा body जी, which is made of matter, bones, blood, muscle, mass, क्लास, all that comes from what? उसका सोर्स है खाली एक एग, जिसमें एक स्पर्म और एक एग मिलके एक एम्ब्रियो बनता है। और वो हमारे गर्भ में, लेडीज के गर्भ में 9 महीने जीवन लेता है। तो गर्भ में उनको एक मटेरियल मिलता है उसे लाइफ में फॉर्म करने के लिए, पर उसका पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पे हाथ होना चाहिए, कहाँ पे नाक कान होना चाहिए, कहाँ पे पूरा सिस्टम्स जो हमारे हैं, पूरी इंजीनियरिंग है, पूरी इंजीनियरिंग है। काफी सिस्टम्स हैं हमारा
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आर्टरीज, नर्वस Right. सिस्टम, काफी सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम, सब उस एक स्पर्म और एग के अंदर से पूरी इंफॉर्मेशन बन जाती है. Right. That is all potential energy. इसको साइंस में कहते हैं potential energy, right? Pure potential, not matter for matter, not form for form, potential. That potential is actually infinite. तो हम जब पूरे डेवलप हो जाते हैं तो हमारा उस इनफाइनाइट पोटेंशियल में से एक परसेंटेज पोटेंशियल यूज हो जाता है. पर अगर आप इन्फिनिटी में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका सार जो सम बचेगा वो इन्फिनिट ही रहेगा. That infinite potential that is left over is कुंडलिनी. तो हमारा क्रिएशन, हमारी लाइफ फोर्स, हमारे बनने के बाद जो हमारी लेफ्ट ओवर पोटेंशियल है, which is still infinite, that is Kundalini energy. And what that has to do with Tantra is Tantra has the vidya, the science to work with this Kundalini energy, to understand this Kundalini energy, and then if it chooses to become active, then to live with this Kundalini energy in this body. ओके तो जैसे हमेशा सुनने में आता है 7 चक्रास, तो कहीं ना कहीं हमें इनको एक्टिवेट करना पड़ता होगा तब कुंडलिनी में भी काम करती है. राइट. तो कुंडलिनी का नेचर ये है कि वो मूलाधार चक्र में डोरमेंट रहती है. ओके. और फिर जब हमारे चक्र खुलते जाते हैं तो वो लाइक अ स्नेक राइजिंग, वो पियर्स करती जाती है हर चक्र को, और फिर एक बार एक चक्र को उसने पियर्स किया तो वो वापस नीचे चक्र में भी आ सकती है, पर हमें ये साधना करनी होती है कि वो बढ़ती जाए, वो ऊपर की तरफ बढ़ती जाए. और ज्यादातर स्पिरिचुअल फिलॉसफीज में ज्यादा एम्फेसिस इस पे देते हैं कि वो ऊपर की तरफ बढ़े, क्योंकि ये एक जो है इस पेट्रियार्कल सोसाइटी का एक हम फ्लॉ कहें या एक अनफॉर्चुनेट चीज कहें कि ये माना जाता है कि जो ये लोअर चक्रास हैं, हमारी बॉडी की बेस अर्जेस, हमारा एनिमल नेचर है, कि वो सही नहीं है, उससे हमें परे उठना है. और जब हमारी थर्ड आई खुल जाए, हमारी आज्ञा चक्र जागृत हो जाए, हमारा विशुद्धि चक्र खुल जाए और हम बहुत फिलॉसफी और पोएट्री और साइंस और इन सब चीज़ों की बहुत हमें प्राप्ति हो जाए, तो वो अच्छा है. क्योंकि ये एक जो जब से चला आ रहा है, तब से चला आ रहा है जब से हमें सेक्सुअलिटी से काट दिया गया है. तो हमें ये सिखाया गया है कि सेक्सुअलिटी और हमारा एनिमल नेचर, हमारा जो पावर, ये सब गलत है और हमें उस एनर्जी को बढ़ा के हमारा इंटेलिजेंस, हमारा कम्युनिकेशन, इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. पर एक्चुअली जब तक हम हमारे लोअर चक्रास, हमारे बेस अर्जेस, हमारे एनिमल नेचर से पूरी तरह से बैलेंस में नहीं होंगे, तब तक ये एनर्जी इतनी पावरफुल है कि वो किसी ना किसी तरह से बाहर निकलेगी. तो जैसे सेक्सुअल एनर्जी आप ले लीजिए, अगर वो सही तरह से एक्सप्रेस नहीं होगी तो आजकल जो हमारे कल्चर में हो रहा है कि क्राइम्स हो रहे हैं वुमेन के अगेंस्ट, लोग या तो फिर अपना पॉर्न से एडिक्टेड हो जाते हैं, right. या सेक्स के लिए क्या क्या करते हैं, मतलब अपने आप को बेच देते हैं सेक्स के लिए. मतलब इतना कुछ शैडो में है ना कि किसी तरह से वो एनर्जी कहीं जाती नहीं है, वो निकल के किसी और तरीके से बाहर आती है. इतने बढ़ गए हैं इंडिया में. ट्रेड ऑफ सेक्स, जो सेक्स ट्रेड है, ये सब काफी. तो ये दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज दिस एनर्जी हैजंट गॉन एनीवेयर, इट इज बीइंग रिप्रेस्ड. और आप बड़े बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स का भी देख लीजिए, कहीं ना कहीं कोई सेक्स स्कैंडल मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि ये जब आप अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसके साथ आपका सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं, जब आपके पास पावर आ जाएगा, आपके पास फेम आ जाएगा, तो वो एनर्जी निकलेगी इस तरह से. तो इसलिए अब हम आते हैं न्यू एज तंत्र या नियो तंत्र की तरफ कि इसका सेक्सुअलिटी से क्या लेगा. सो ये तंत्र इज नॉट जस्ट अबाउट सेक्सुअलिटी इन द क्लासिकल सेंस. तंत्र इज अबाउट एवरीथिंग इंक्लूडिंग सेक्सुअलिटी. तो एक सूत्र है विज्ञान भैरव तंत्र, एक स्क्रिप्चर है जिसमें 112 प्रैक्टिसेस दी गई हैं कि आप किस तरह से सेल्फ रियलाइजेशन तक जा सकते हैं, आत्मानुभूति किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं. उसके लिए 112 प्रैक्टिसेस दी गई हैं. उनमें से 3 प्रैक्टिसेस सेक्सुअल एनर्जी से रिलेटेड हैं. एक डायरेक्टली एक्ट ऑफ सेक्स, एक रिमेम्बरिंग द एक्ट ऑफ सेक्स, एंड एक जो सेक्सुअल एक्ट के पहले आपको एक डिजायर होती है और बाद में एक सेटिस्फैक्शन होता है
पे आप मेडिटेट करें। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं इनमें सेक्सुअल एनर्जी का मेंशन है, एंड दिस इज वन ऑफ द फ्यू lineages along with Tibetan Tantra where sexuality is not excluded, it's included. तो तंत्रा का सेक्सुअलिटी से क्लासिकल सेंस में यही लेना देना है कि उसने सेक्सुअलिटी को एक्सक्लूड नहीं किया है। जैसे आप अपने सेंसेस पे मेडिटेट करके, आप अपने ध्यान मंत्र करके, साधना करके, योग करके, आसना करके, विपासना करके किसी तरह से भी आप आत्मा अनुभूति को प्राप्त कर सकते हैं, उस तरह से आप अपनी सेक्सुअलिटी के थ्रू भी कर सकते हैं और अपनी बॉडी के थ्रू भी कर सकते हैं। दैट इज द मैसेज ऑफ तंत्रा। ये कुंडलिनी और आत्म सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्म सेल्फ रियलाइजेशन, नहीं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, ओके, कुंडलिनी एंड द सेल्फ सेटिस्फैक्शन, हाउ बोथ आर रिलेटेड विद ईच अदर? सो आई वुड नेम दैट टू से सेल्फ रियलाइजेशन, बिकॉज सेटिस्फैक्शन तो बहुत मतलब उसको आप कई अलग तरीके से ले सकते हैं और उसका ज्यादा कुछ वैसे कनेक्शन मुझे दिखता नहीं है सेल्फ सेटिस्फैक्शन से। बट सेल्फ रियलाइजेशन की बात करें तो कुंडलिनी इज द मीडियम कि अगर जब, क्योंकि ये अगेन हम बात कर रहे थे कि एक स्पर्म और एक एग में कितनी एनर्जी है, इतना सारा फ्यूल आपकी बॉडी के अंदर है और उस पर आप खाली बैठे हुए हैं और बैठे हुए भी नहीं उसको दबा रहे हैं, उसको आड़े टेढ़े तरीकों से निकाल रहे हैं। अगर उसको हम सही तरह से चैनलाइज करें तो वो इतना पावरफुल फ्यूल है, इतना पोटेंट है कि वो आपकी जो साधना है, आपका जो आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाह रहे हैं उसको कितना ज़्यादा एक्टिवेट कर सकता है। क्योंकि आप सोचिए जैसे आपको कोई अट्रैक्टिव लगता है या आप कोई मूवी में कोई सेंशुअल सीन देख रहे हो या आप अपने पार्टनर के साथ उस एक्सपीरियंस में हो, कनेक्शन में, इंटिमेसी में, तो आपको एक इलेक्ट्रिसिटी सी फील होती है अंदर से, नहीं कि आप मतलब कहीं आप कितने भी थके हो एनर्जी आ जाती है, आप कुछ भी मतलब कुछ भी चल रहा हो दिमाग में, दिल में, सब साइड हो जाता है, एक इलेक्ट्रिसिटी सी आ जाती है बॉडी के अंदर। राइट, दैट इज सेक्सुअल एनर्जी, दैट इज द पावर ऑफ सेक्सुअल एनर्जी, इट्स प्योर इलेक्ट्रिसिटी। तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक एज अ फ्यूल आपको सर्व कर सकती है आपके इस सेल्फ रियलाइजेशन की क्वेस्ट में। ऑल्सो जब ये कुंडलिनी एनर्जी अपने सोर्स तक पहुंच जाती है, अपने मतलब सोर्स उसका मूलाधार है, वहां से बढ़ के वो सहस्रार तक पहुंच जाती है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि आप एक चैनल बन रहे हो। आपका जो कनेक्शन स्पिरिट और डिवाइन कनेक्शन जो आप कहें, जो जिसमें भी आप मानते हैं, गॉड, यूनिवर्स, एग्जिस्टेंस, जो भी आप मानते हैं, उससे आपका कनेक्शन, और अर्थ जिससे हम बने हैं, पृथ्वी और ये 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हमारी बॉडी इन तत्वों से बनी है। तो जब हम पूरी तरह इन तत्वों से जुड़े होते हैं हमारे मूलाधार में, और फिर हम पूरी तरह से डिविनिटी से जुड़े होते हैं हमारे सहस्रार में, और उसके बीच में एक एक पावरफुल चैनल चल रहा है जो कुंडलिनी शक्ति है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए जाती है, तो आप जो है फुल्ली एक्सपैंडेड, एक फुल्ली ह्यूमन, फुल्ली डिवाइन, दैट इज हाउ यू लिव योर एग्जिस्टेंस, एंड दैट इज द पर्पस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। कि हमने ये तंत्र की फिलॉसफी कि हमने ये बॉडी इसलिए नहीं ली कि हम इसे त्याग दें, ये हमने इसलिए ली ताकि हम इसे पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर सकें। हम इस अर्थ में, इस स्टोरी में इसलिए आए हैं ताकि हम इसे पूरी तरह से जी सके। तो हम ऐसे कुछ तांत्रिक ये भी मानते हैं कि जैसे ये एक प्ले चल रहा है और हम इसमें कैरेक्टर्स हैं, पर डायरेक्टर भी हम है, राइटर भी हम है, क्रिएटर भी हम है। तो जब आपको ये रियलाइज हो जाता है तो फिर आप उसको शिवा व्याप्ति बोलते हैं, कि जिसके आप रियलाइज कर लेते हैं कि अच्छा ये सब तो मैंने ही लिखा है और मैं ही कर रही हूँ, पर एक्टर भी मैं हूँ। तो जब एक्टिंग का टाइम हुआ तो हम जाके एक्टिंग भी करेंगे, उसके खेलेंगे भी, पर ये अवेयरनेस के साथ कि ये गेम तो हम नहीं रचा है, लीला हमने रची है, तो कौन खेल रहा है। जैसे अभी आपने बताया कि कहीं ना कहीं हम वो चीज़ फील कर रहे हैं। जब जैसे तंत्र को मैंने सुना है हमेशा कि कहीं ना कहीं तंत्र को हम वशीकरण हो गया या किसी के ऊपर हमने तंत्र कर दिया, वहीं तक ऑडियंस अवेयर है। अब तंत्र के साथ आप सेक्सुअलिटी को ऐड कर रहे हैं, तो कैसे ऑडियंस को हम क्लियर करें कि है सच में क्या तंत्र सेक्सुअलिटी के साथ कनेक्टेड है? तो अब जैसे हम आ रहे हैं टॉपिक पे, वो न्यू एज तंत्र में आता है। तो जैसे अब मैंने आपसे कुछ बातें करी है, उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है क्लासिकल तंत्र, जिसमें स्क्रिप्चर्स का नॉलेज है, सूत्रों का नॉलेज है, जो हम अभिनव गुप्ता के टाइम से आ रहा है। और फिर एक
हो जाता है नियो तंत्र, जिसे ओशो ने वेस्ट में पॉपुलराइज कराया था। तो उन्होंने जो है ये तंत्र की स्क्रिप्चर्स पढ़े और काफ़ी सारे और भी मास्टर्स, लाओ त्सु, बुद्धिस्ट मास्टर्स, ग्रीक मास्टर्स, बहुत सारे मास्टर्स का उन्होंने नॉलेज को कलेक्ट किया और एक आम आदमी के लिए प्रेजेंट किया। और फिर इंडिया में उनको बहुत प्रॉब्लम आई इसकी वजह से, क्योंकि वो बहुत टैबू सब्जेक्ट्स पे बात कर रहे थे। तो फिर उनको वेस्ट में उन्होंने ले जाके स्प्रेड किया और फिर उसको वेस्टर्नर्स जो हैं उसे तंत्र मानने लगे, दैट इज नियो तंत्र। तो उनको जो है वो डायरेक्ट स्क्रिप्चर्स का नॉलेज नहीं मिला इतना जितना कि उन्हें ओशो की बनाई हुई प्रैक्टिसेस का मिला। और फिर अब चल रहा है एक ट्रेंड है या जो अब की वेव है, उसे हम कहते हैं न्यू एज तंत्र। और ये सब भी मतलब हमने ही कम्युनिटी में टर्म्स बनाए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट? इट्स नॉट लाइक कि ऐसा कहीं लिखा था पत्थर पे, पर ये न्यू एज तंत्र उसे कहा जाता है। तो न्यू एज तंत्र में जो है सेक्सुअलिटी का बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि वेस्ट में जब 70s में आप देखें तो एक फ्री लव मूवमेंट चालू हुआ, वुमेन्स लिबरेशन चालू हुआ। तो अब जो है वेस्ट में सेक्सुअलिटी को लेके लोग काफ़ी फ्री हैं और वो जो है अपने वुमेन को भी एज एन इक्वल मानते हैं, उन्हें कम नहीं मानते, इंफीरियर नहीं मानते, एक इक्वल मानते हैं। तो तभी तंत्र शुरू हो सकता है जब शिवा और शक्ति दे मीट एज इक्वल्स, नॉट वन इज डोमिनेटिंग द अदर, नॉट वन इज मोर पावरफुल और ओवरपावरिंग, दोनों एक equal parts of the same puzzle. They are like pieces of the same heart and they come together. That is the philosophy of Tantra, Shiva Shakti in union. तो अब वो वेस्ट में इसके लिए एक हम कह सकते हैं कि वो ग्राउंड रेडी है, उसके लिए वो मंच तैयार था कि सेक्सुअलिटी लिबरेट हो रही है, women are coming into equal power and being seen and respected as equal in the community. So for them, through sexuality, through this part of union, sexual union, जिसमें आपने अभी audience में maybe you comment if you have noticed, when you are in really deep union in sexual connection, do you feel like God? Do you feel like you are invincible? Do you feel कभी के wow, like ये कुछ अलग ही आपने एक्सपीरियंस कर लिया जो आपने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया? उसे हम सिंपल टर्म्स में ऑर्गेज्म बोल सकते हैं। पर वो एक ऑर्गेज्मिक एनर्जी का जो एक्सपीरियंस है, वो जब आपको पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है, आपको पूरी तरह से आप सरेंडर कर लें, इफ यू आर इन द हेड और इफ यू आर ट्राइंग टू डू इट राइट, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट व्हेन यू सरेंडर, आप उसे पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दें, तब आपको जो एहसास होगा, that is the closest to divinity, that is the closest to your divine nature. You feel complete, you feel one, because in two you have become one. In separation there is union. और यही तंत्र का सार है कि दो से हम एक कैसे हो सकते हैं, हम सेपरेट से हम वन कैसे हो सकते हैं। तो ये जो वननेस है, सेक्सुअल एनर्जी एंड सेक्सुअल कनेक्शन इज द मोस्ट एम्बॉडीड फिजिकल वे ऑफ फीलिंग दैट, कि आप अपनी बॉडी में ये यूनियन फील करें। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपके दिमाग में, आप उसको कहीं बैठ के सोच नहीं रहे, आपको पूरी बॉडी में फील हो रहा है कि आप और आपका लवर एक हो गए हैं। दैट इज वन ऑफ द वेज टू रीच यूनियन एंड दैट इज व्हाई तंत्र टॉक्स अबाउट सेक्सुअलिटी। और अब वेस्ट में बिकॉज इट वाज रेडी एंड द ग्राउंड वाज रेडी, सेक्सुअलिटी को लेके दे हैव रन विद इट because that is the most attractive, right? मैम, आपने अभी बोला कि ऑर्गेजम्स जो है, वो एनर्जी जो फील है, वो जब टू पर्सन्स बिकेम वन एनर्जी बनते हैं जब, तो दे फील दैट और वो डिवाइन हो जाते हैं, वो सब कुछ शून्य में चले जाते हैं। तो व्हाट अबाउट दोज पीपल, दोज हु आर चेंजिंग देयर सेक्सुअल पार्टनर्स कंसेक्यूटिवली, एक आई एक गई, एक आई एक गई, तो ये जो लोग होते हैं, हाँ, जैसे बेडशीट जो चादर होती है कवर की तरह बदल रहे हैं, तो क्या वो अपने लाइफ में कभी भी सेल्फ सेटिस्फाइड हो सकते हैं, या मतलब वो ये चीज फील करते होंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू फॉर आस्किंग। और ये बहुत हॉट टॉपिक भी है, ये स्पेशली तंत्र और न्यू एज तंत्र की कम्युनिटी में, कि उसको पॉलीएमरी बोलते हैं, एथिकल नॉन मोनोगमी बोलते हैं, कि जो एक ही पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहते, वो पार्टनर्स चेंज करना चाहते, तो उसके
देखिए 2 तरीके हैं, या तो आप उसको कॉन्शियसनेस के साथ कर रहे हैं या अनकॉन्शियसनेस के साथ कर रहे हैं। सेम एज सेक्स, आप उसको कॉन्शियसनेस के साथ कर रहे हैं या अनकॉन्शियसनेस के साथ। अगर आप उसे खाली एज अ एस्केप, एज अ ड्रग, एज अ मैनिफेस्टिंग द पॉर्न एडिक्शन उस तरह से यूज कर रहे हैं, तो एक ही पार्टनर के साथ भी आपको ये फील नहीं होगा, क्योंकि आप खाली उन्हें एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं अपने एनर्जी निकालने के लिए। एंड स्पेशली ये मैं एक्चुअली एक टैंजेंट लेके ये बात भी कहना चाहूंगी कि ये जो माना जाता है कि द objective of sex is ejaculation, that is completely wrong in my opinion. That is one of the outcomes, but that should not be the goal. And in fact ये न्यू एज तंत्र में जो प्रैक्टिसेस हैं कनेक्शन में, इंटीमेसी में, वो आपको यही सिखाएंगे कि आप उसे होल्ड करें, जो इजैकुलेट है, सीमन है, उसे होल्ड करें, क्योंकि वही ऊर्जा ओजस बनती है जिससे आप लाइफ फोर्स बना सकते हैं। एंड men every time they ejaculate they release some upward of 12,000 sperm average over the course of their life, you know, तो each time 12,000 plus. So कितनी एनर्जी आप वेस्ट कर रहे हैं, कितनी एनर्जी आप लूज कर रहे हैं, वो भी देखिए। तो उस एनर्जी को अगर हम चैनलाइज करें, इसी में कुंडलिनी और चक्र की विद्या भी काम आती है। पर टू योर क्वेश्चन कि जो लोग बार बार उसे चेंज कर रहे हैं, पार्टनर्स को चेंज कर रहे हैं, वो उनका इंटेंशन क्या है, वो क्या चाहते हैं सेक्स से। अगर वो खाली वैलिडेशन चाहते हैं तो वो सेम ही चीज हो गई कि आपने मतलब एक नई कार खरीद ली, फिर आपने देखा कि आपके पड़ोसी के पास तो और अच्छी कार है, फिर आपको वो वाली कार चाहिए, फिर और अच्छी कार चाहिए, फिर उससे अच्छी कार चाहिए, फिर 50 कारें चाहिए, फिर रोल्स रॉयस चाहिए, मतलब वो नेवर एंडिंग है ना। तो वही आप सेक्स में ढूंढ रहे हो कि आपको ये एक्सपीरियंस चाहिए, एक पीक एक्सपीरियंस जो आपको ऑर्गेज्म में फील होता है। अगर आप उससे कॉन्शियसली नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हो तो एक एज अ ड्रग आपके लिए एडिक्शन बन सकता है कि अच्छा आप ये जैसे, और एक्चुअली हमारे ब्रेन में जो है केमिकल्स का रिएक्शन कुछ इसी तरह होता है जो ड्रग्स लेने के बाद होता है। हमारे अंदर डोपामीन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन रिलीज होता है, और डोपामीन इज लाइक अ ड्रग हार्मोन। डोपामीन आपको ड्रग्स लेके भी होता है, कॉफी पी के भी होता है, जो भी चीज से आप एडिक्टेड हो सकते हो वो डोपामीन हिट होता है। Right. तो ये डिफरेंस है कि सेक्सुअलिटी और कनेक्शन में आप उस डोपामीन को, अगर अब सेक्सुअल एनर्जी को अपने हार्ट से कनेक्ट करें, उसे लव से कनेक्ट करें, उसे अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह से फील करें, तो फिर वो डोपामीन हिट एक टेम्पररी हिट नहीं रह जाता, वो एक लव एनर्जी में बदल जाता है। And that is why we work on transmuting energy, channelizing energy from the root to the crown, because in the middle is the heart, अनाहत चक्र। तो वहां से जब वो एनर्जी ट्रांसम्यूट हो जाती है तब आपका एवोल्यूशन चालू होता है। तो ये लोग जो हैं, जो एक के बाद एक पार्टनर्स चेंज कर रहे हैं, how much is their heart involved in this exchange? अगर हार्ट इन्वॉल्व नहीं है तो क्या हो रहा है, वो सेक्सुअल एनर्जी हमारे बेस चक्र से चालू हो रही है, सेक्सुअल ऑर्गन्स तक जा रही है और वहीं से रिलीज हो रही है। But if there is connection, there is heart, there is love, then that energy is rising to the heart. And then in tantric practice, there is possibility of it rising to the third eye and crown as well. That is when you feel that oneness. तो हाँ, ये लोग जो हैं, जो एक के बाद एक पार्टनर्स चेंज करते जा रहे हैं, उन्हें शायद ये एक्सपीरियंस ना हो अगर वो हर पार्टनर के साथ अनकॉन्शियसली हैं। पर अगर वो हर पार्टनर के साथ उतने ही प्रेजेंस के साथ, उतने ही प्रेम के साथ, उतने ही पूरे मन के साथ उस मोमेंट में प्रेजेंट हो सकते हैं, और वो इस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि सामने वाले का दिल ना दुखे, क्योंकि कर्म भी कोई चीज है, उनका कर्म आपको नहीं चाहिए कि आप किसी का दिल दुखा के जा रहे हो, तो वो कर्म आपको फॉलो करेगा। तो सामने वाला अगर उससे पूरी तरह से सहमत है, जो एक्चुअली दैट इज द प्रॉब्लम, वो हो नहीं पाता है, क्योंकि women, we are wired differently. We don't want to keep changing partners. We want to take, biologically देखें तो हमें एक सीड हमारे अंदर लेना है, उसे 9 महीने तक अपने गर्भ में रखना है, और फिर एक बच्चा बनाना है जिसको बड़ा करने के लिए हमें एक पार्टनर की जरूरत है। Right. एवोल्यूशन ऐसे हुआ है हमारा। और हमारे अंदर जो हार्मोन्स भी आते हैं सेक्स के बाद, वो बॉन्डिंग हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, दोज आर बॉन्डिंग हार्मोन्स। इन द मेल फिजियोलॉजी एवोल्यूशन क्या हुआ है, सीड अपना स्प्रेड करना है सब जगह, यहाँ फैलाना है, वहां फैलाना है, वहां फैलाना है, ताकि दुनिया के हर कोने कोने में बच्चे हो सकें। तो इस तरह से एवोल्यूशन हुआ है। और फिर इसी तरह से मेल्स में जो
हार्मोन्स आते हैं सेक्स के बाद, टेस्टोस्टेरोन, ये सब वो बॉन्डिंग हार्मोन्स नहीं है। वो हार्मोन्स उनको एक्चुअली ये फीलिंग देते हैं कि अब मेरा हो गया, अब मैं डिस्कनेक्ट करूं, या अब मैं कहीं और जाऊं, या मुझे फ्रीडम चाहिए। इसलिए ये जो क्लेश चल रहा है कि मेन एंड वुमेन want different things and men are just using women, lying, this that, versus women just want to be loved and to nest with a man. ये this is because of our evolution and our biology. तो अगर आप उस डिफरेंस को, उस गैप को ब्रिज कर सकते हैं, उस डिफरेंस को आप किसी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, और फिर आप मल्टीपल पार्टनर्स रखते हैं, तो मे बी इट्स पॉसिबल टू एक्सपीरियंस दैट, बट इन अ शॉर्ट लिव्ड वे. Because then with the new partner, you have to create that intimacy all over again. Then again with the new partner, you have to create that. But also you can stay with the same partner, और आप उसी चीज को अनकॉन्शियसली कर रहे हैं तो भी आपको कभी इसका एहसास नहीं होगा. तो डिपेंड्स ऑन द कॉन्शियसनेस. मैम अभी एक सर्वे भी आया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया, और यंगस्टर्स के बीच में सर्वे किया गया था. उसमें आया कि हमारे जो यूथ जो पॉपुलेशन है बिटवीन 14 से 25 के एज ग्रुप में, वो सेक्स एडिक्ट होता जा रहा है. ये गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है. कभी किसी के साथ 3 महीने रिलेशनशिप में रहे, फिर उसके बाद नए पार्टनर्स की तलाश, ये गर्ल्स और बॉयज दोनों कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं उनकी जो क्रिएटिव जो एनर्जी है, जो इनोवेशन में लगनी चाहिए, देश के विकास में लगनी चाहिए, नए इन्वेंशंस में लगनी चाहिए, स्पेस, रॉकेट साइंस, ये सब तमाम सारी चीजें हैं, वो इसमें एनर्जी लूज कर रहा है, वो सेक्स एडिक्ट होते जा रहे हैं. इसको कैसे हम कंट्रोल करें कि वो हमारी जो यूथ है वो सेक्स एडिक्ट से बाहर आए, सेक्स एडिक्शन से बाहर आए? ये सबसे बड़ा सवाल है. ये बहुत बड़ा सवाल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. नाम दे दिया जाता है सिचुएशनशिप. हाँ, वो एक अवॉइडेंस स्ट्रेटजी है ना. उन्हें यही देखिए, कुछ चीजें इसमें फैक्टर्स क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस एडिक्शन में. सबसे बड़ा तो पॉर्न है ना. पॉर्न को बहुत एक बड़ी इंडस्ट्री है वो, जिससे बहुत बहुत पैसा कमाते हैं लोग. और अनफॉर्चुनेटली हमारी सेक्सुअल एजुकेशन का प्राइमरी सोर्स ही पॉर्न बन गया है, क्योंकि स्कूल में सिखाते नहीं है, माँ बाप बताते नहीं है. दोस्तों में बात करते तो वो भी मजाक मजाक में, या किसने किसको कितना किया, ये सब में बताते हैं, पर कोई ये नहीं बोलता कि अच्छा मेरा एक्सपीरियंस ये रहा था यार, तुझे कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है क्या. ये सब बात नहीं करते लोग, क्योंकि ये सब्जेक्ट को इतना टैबू कर दिया गया है, इतना हश कर दिया गया है. जो ये हमारी सभ्यता थी नहीं, ये हमारी जो ब्रिटिशर्स के राज के तरफ के टाइम से एक विक्टोरियन माइंडसेट आ गया है कि हमें हमारे इन ट्राइबल प्राइमल नेचर को एकदम दबा के रखना चाहिए. हम उसी में उलझे हुए हैं. तो एक तो ये टैबू हो रहा है एक तरफ से कि बच्चे किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, कहीं एजुकेशन नहीं मिल पा रही. दूसरी तरफ एक पॉर्न इंडस्ट्री का मतलब हल्ला बोल है एकदम, और बहुत इजी भी हो गया आजकल. बनाना भी इजी हो गया है, पब्लिश करना भी इजी हो गया, और देखना तो बहुत इजी हो गया है ना. और आजकल बच्चों के पास, आप 3 साल के बच्चे के पास आईपैड है, आप कितनी भी इंटरनेट सिक्योरिटी लगा लो, उनको सब हैक करना आता है. 12 साल की एज तक, जब तक उनके प्यूबर्टी आती है, ये हार्मोन्स आते हैं, तब तक उन्हें सब पता है कि पॉर्न कैसे देखना है. तो कोई बचा नहीं है इससे. और पॉर्न से क्या होता है कि उन्हें एक इमेज मिलती है कि सेक्स इज दिस वे, जो एक बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, बस वो परफॉर्म कर रहे हैं कैमरा के लिए. उसे बहुत एडिट किया जाता है, और वो काफी सारे टाइम बायोग्रा पे होते हैं, और काफी टाइम खुश भी नहीं होते हैं. वो काफी कुछ ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में अपने आप को एकदम नम कर रहे होते हैं, जिससे उन्हें ये जो पेन है ऑफ माइंडलेस सेक्सुअलिटी, वो उसे नम कर सकें. तो जो पॉर्न में दिखाया गया है वो बहुत, फॉर द मोस्ट पार्ट इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट एक्यूरेट. और सबसे बड़ी चीज ये कि जो पॉर्न में हम देखते हैं, मोस्ट पॉर्न इज वेरी मेल सेंट्रिक. इट्स अबाउट द मैन, हिज ऑर्गेज्म, हिज इजैकुलेशन, हिज इरेक्शन, ही इज डूइंग द एक्ट, वुमन इज जस्ट लाइंग देयर. बट अगर हम हमारे कामसूत्र विद्या में देखें, कामसूत्र इज एक्चुअली द विद्या अबाउट सेक्सुअलिटी, राइट? तंत्र इज अबाउट द एनर्जी, बट कामसूत्र इज द विद्या ऑफ एक्चुअल सेक्सुअल एक्ट. उसमें देखें, मेरी एक फेवरेट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है सीमा आनंद. she talks on this topic and she's a storyteller, so you can follow her. काफी ट्रोल भी की जाती है. हाँ, because ये शैडो में है. लोग क्यों होता है? क्योंकि लोग इस पावर से डरते हैं.
क्योंकि जो अपनी सेक्सुअलिटी से एकदम बैलेंस में है और एकदम राइट है, वो उसे आप डोमिनेट नहीं कर सकते, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो सेक्सुअली लिबरेटेड है उसे आप नहीं बता सकते कि हिंदू मुस्लिम क्या है और किसको मारना चाहिए और ये वो, उसे आप डॉगमा दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो अपने ट्रू नेचर से वाकिफ है और वो अपने पावर में सेंटर्ड हैं। तो इसलिए ये बहुत सिस्टमैटिक ऑपरेशन हुआ है सेक्सुअलिटी का, राइट। तो अब जो आजकल की जनरेशन है, बैक टू योर क्वेश्चन, उसमें बड़े हुए हैं रिप्रेशन के साथ, एक्सेस हो रहा है पॉर्न का, और पॉर्न में भी जो ये एकदम मेल सेंट्रिक पॉर्न, जिसमें एक्चुअली अगर फिजियोलॉजी देखें तो मेन हैव लाइक देयर ऑर्गेस्मिक ability, like how long they can orgasm is very short. वो एक पीक तक जाते हैं और फिर फॉल डाउन करते हैं, और फिर उसके बाद वो जहां से स्टार्ट किया था उससे भी कम एनर्जी हो जाती है जब वो इजैकुलेट करते हैं। फेमिनिन ऑर्गेज्म ऑन द अदर हैंड, वुमेन, अगर हम देयर आर फ्यू पाथवेज, यू नो, वी हैव मल्टीपल वेज ऑफ बीइंग ऑर्गेस्मिक। अगर उस वन ऑफ द पाथवेज इज लाइक अ वाटरफॉल, कि आपका थोड़ा सा एनर्जी बढ़ती है, फिर थोड़ी फ्लैट होती है, फिर थोड़ी और बढ़ती है, फिर फ्लैट होती है, फिर और बढ़ती है। तो जब वो फ्लैट होती है वो नीचे नहीं आती है, वो वहीं रहती है। तो दैट इज एक्चुअली इन द फीमेल फिजियोलॉजी। तो अगर सेक्सुअलिटी में इफ द मेल फॉलोज द फीमेल, then you both have a chance of lasting longer and being more connected, and it's not so much about performance. और जो आजकल काफी सारे मेल जो यू नो ऐसे 30s 40s की जनरेशन में, काफी सारों को परफॉर्मेंस एंजाइटी की वजह से भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम्स हो रही है। तो वो इसलिए क्योंकि उन पे इतना प्रेशर बन गया है, और एक्चुअली सेक्सुअलिटी जो वुमेन के बॉडी में है, उनके हाथ में है, उन्हें एकदम काट दिया गया। एंड मोस्ट वुमेन आर रेज्ड टू बिलीव कि हमें तो सेक्स का मतलब नाम भी नहीं लेना चाहिए, नाम भी, और सेक्स का मेन मतलब यही होता है कि अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं प्लीज करना है। ओनली पार्टनर। हाँ, और अगर हम उसे एंजॉय करने लगे, गॉड फॉरबिड, तो फिर हम तो स्लट हो गए, हम तो हमने कितनी बार किया है, किसके साथ किया है, ये सब हम पे डाल दिया जाता है, कुलछा कुलक्शन ये सब डाल दिया जाता है। ब्लेम जो है ना, पूरा ब्लेम हैज बीन इम्पोज्ड ऑन द वुमेन। वुमेन का कैरेक्टर असैसिनेशन कर दिया जाता है पूरी तरह से, है ना, कि अगर पर in a pair, for the couple to thrive, the woman has to be connected to her sexuality, and that cannot come if she is only focused on pleasing the man. तो एक तो ये पॉर्न की वजह से लोगों को ये नहीं मिल रहा है। तो क्या हो रहा है कि लोग जो है सेक्स को एज अ ड्रग, एज अ वैलिडेशन, और अपने आप को कुछ एक मेल डोमिनेशन के तौर पे भी यूज हो रहा है। डोमिनेशन तो है ही बहुत, और उसका तो आप मतलब क्राइम्स देखिए, हालात देखिए, और बहुत। ये मैम आपको रोकना चाहूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू। व्हाई द पीपल इज वाचिंग पॉर्न बिफोर डूइंग द रेप? मैक्सिमम केसेस में, चाहे वो हैदराबाद का केस हो, चाहे वो पालघर का हो, या कोलकाता का केस हो, या इवन आप निर्भया गैंग रेप जो हुआ, इन तमाम केसेस में बीइंग एज एडवोकेट मैं आपसे पूछ भी रहा हूँ कि हर जगह ये प्राइमा फेसिया जो है ये देखा गया है फर्स्ट इंस्टेंस में कि द रेपिस्ट, द एक्यूज्ड वाच्ड पॉर्न बिफोर रेप। जब उसकी मोबाइल हिस्ट्री निकाली गई तो वो पॉर्न देखा है और उसके बाद वो रेप किया है। क्योंकि पॉर्न में काफी वायलेंट तरीके से प्रेजेंट किया जाता है सेक्स को। सबकॉन्शियस सब्लिमिनल मैसेजिंग यही है कि वुमेन आर जस्ट ऑब्जेक्ट्स, और पॉर्न से एक्चुअली आपकी बॉडी में क्या हो रहा है कि आपका कनेक्शन बन रहा है दिमाग से आपके जेनिटल्स तक, कि आपने एक इमेज देखी, उससे आपके जेनिटल्स स्टिमुलेट हुए, और फिर आपने इजैकुलेट किया और आपको लगा कि आपको रिलीज मिल गया, तो आपको सेटिस्फैक्शन हो गया। और वो साइकिल में क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी जो है एकदम बाईपास हो रही है, वो कहीं छूट जा रही है, खाली दिमाग से जेनिटल्स, जेनिटल से दिमाग, एक सर्किट बन गया है, और लोग अपनी बॉडी से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हैं। तो वो जो डिस्कनेक्शन है वो उन्हें बहुत तकलीफ दे रहा है। ऐसे बोलते हैं हर्ट पीपल हर्ट अदर्स, तो जिन्हें तकलीफ होती है वो दूसरों को तकलीफ देते हैं, है ना। तो ये जो अब्यूजर्स हैं, जो परपेट्रेटर्स हैं, आप सोचिए कि उनके अंदर की रियलिटी कितनी पेनफुल होगी, कि वो अपनी बॉडी से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो अपने अंदर अपनी लाइफ फोर्स से, अपनी
प्राण शक्ति से, अपने हृदय से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ उनके अंदर एक ये इमेज डाल दी गई है जो बहुत ही वायलेंट और अग्रेसिव है, और बहुत एक सबकॉन्शियस लेवल पे उसकी मैसेजिंग यही है कि आप वुमेन आर जस्ट ऑब्जेक्ट्स, आप उनको यूज करो, अब्यूज करो, उसी के लिए बनी है। तो उसमें जो बॉडी को बाईपास कर रहे हैं, तब उनको अपनी माँ बहन नहीं याद आती, क्योंकि जब उनको अपने जिस बॉडी से वो आए हैं, जिस बॉडी से वो बने हैं, उसका कनेक्शन ही नहीं याद रहता, अपने दिल से कोई कनेक्ट, देयर इज नो एम्पैथी, नो कंपैशन, बिकॉज दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर हार्ट, एंड मोस्टली दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर पावर। तो वो उन्हें वो पावर दूसरों को ओवर पावर करके मिलता है, दूसरों को हर्ट करके मिलता है, एक सेंस, फॉल्स सेंस ऑफ पावर, जो हम देखें तो काफी आप तो इस प्रोफेशन में आपने देखा ही होगा, पावर इज अ वेरी अगली थिंग एंड पीपल विल डू एनीथिंग एंड to एब्सोल्यूट feel like पावर they have बिकेम power. वेरी अगली थिंग्स। या एंड वो कोई पावर एंड इट्स डिफरेंट फ्रॉम रियल इंटरनल पावर। कुछ लोग होते हैं जिनकी आप ऊर्जा में देखो कि आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, उनके अंदर एक शक्ति होती है, वही वो तांत्रिक, योगी, दुनिया के धार्मिक लोग जो हैं, जो अपनी ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा एक शक्ति का एक पर्वत बन जाती है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो होता है असली पावर, वो लोगों के अंदर आपको फील होता है। पर ये जो पावर है, एक्सटर्नल फॉल्स सेंस ऑफ पावर, जो किसी को डोमिनेट करके या अपने पैसा दिखा के या अपनी स्ट्रेंथ दिखा के या किसी को अब्यूज करके जो लोगों को मिलता है, वो एक बहुत ही खोखला पावर है। मतलब ये कह सकते हैं कि पॉर्न इज कंट्रीब्यूटिंग इन द रेप, जो क्राइम हो रहा है, वुमेन अगेंस्ट जो क्राइम्स हो रहे हैं, स्पेशली द रेप, द सेक्सुअल हरासमेंट, द हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, और वन फैक्टर इज पॉर्न, वन इज आल्सो रिप्रेशन, कि उनको हेल्दी आउटलेट नहीं मिल रहा है, दबाया जा रहा है, कब से ये एनर्जी, सेक्स को लेके ओपनली बात भी नहीं कर पा रहे हैं, जब से वो टीनेज हार्मोन्स उनके चालू हुए हैं, तब से वो कहीं कर ही नहीं पा रहे हैं सेक्स। तो ये हमारे कल्चर में भी एक जो रिप्रेशन है कि टीनेजर्स को घर पे बहुत डांट के रखा जाता है। मोस्ट ऑफ द यंग किड्स, पहले की जो सोसाइटीज थी उसमें लोगों के जो मैरिज थे वो वेरी यंग एज, मतलब प्यूबर्टी, व्हेन द गर्ल और बॉय जो भी प्यूबर्टी के एज को पा गया, अगर क्रॉस कर गया, तो पेरेंट्स उसकी शादी करा देते थे। तो एक तो ये रीजन है कि उसके बाद उस टाइम पे सोसाइटी इतनी हमारी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इंडियन सोसाइटी, बट रेप के केसेस आपको गांव में या शहरों में नहीं थे। लेकिन जैसे हमारी सोसाइटी आज की डेट में हम एजुकेट हो रहे हैं, तो फिर ये रेप के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों? ऐसा भी तो नहीं है कि लेट जो मैरिज हो रहा है, ये भी एक रीजन है। हो सकता है, आई एम नॉट सो connected with all of this data, but मेरे perspective से I think from my perspective it could be a connection that there is अब वो marriage एक बहुत institution है, बहुत formal है, उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, तो एक अलग ही मुद्दा है। पर हाँ, अगर जब से बच्चे टीनेज में अपनी प्यूबर्टी हिट करते हैं, तब से लेके 18, 20, 24, जब तक उनकी शादी नहीं होती, तब तक अगर वो रिप्रेस ही करते जा रहे हैं, उस एनर्जी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो पॉसिबल है कि वो कहीं ना कहीं एक वायलेंट या अग्रेसिव फॉर्म में ही निकलेगी। ये बहुत पॉसिबल है। तो काफी लोग तो पॉर्न देख के मास्टरबेट करके उसे डिसिपेट कर देते हैं, पर कुछ लोग हैं जो देन दे बिकम अग्रेसर्स एंड अब्यूजर्स। तो it is connected, and I think it is mostly so. Porn is one factor, social cultural repression is one factor. आप खुल के बात नहीं कर पाते, किसी से कह नहीं पाते, अपने पेरेंट्स से तो भूल ही जाओ। अब ये सब चेंज हो रहा है, आजकल के पेरेंट्स मैं देख रही हूँ काफी ओपन माइंडेड होते जा रहे हैं, वो रियलाइज कर रहे हैं कि ये ऐसे तो नहीं चलेगा, आप उनको कितना भी रोक लो, वो जाके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो बनाएंगे। तो इससे तो अच्छा आप उनसे बात ही कर लो, उनको थोड़ी बहुत एडवाइस दे दो। तो आजकल के जमाने में ये थोड़ा हो रहा है, पर ये जो हमारे लास्ट 50 to 100 years में जो हमारी कल्चर हो गई है, सिंस द ऑप्रेशन, सिंस द the British culture has been imposed upon us, this Victorian culture of suppressing sexuality. जबकि इंडियन कल्चर हमारा, आप देखिए खजुराहो के टेम्पल्स में देखिए,
नॉर्थ ईस्ट के टेम्पल्स में देखिए, हमारे कल्चर में उसको सेलिब्रेट किया जाता था। इनफैक्ट मैं कुछ रिसर्च कर रही थी तो मेरे नॉलेज में ये भी आया कि एक टाइम पे हमारे देश में कामाकुलक भी एक कुला होता था कि कुछ योगी होते थे, कुछ कर्म योगी होते थे, कुछ क्षत्रिय होते थे, कुछ तांत्रिक होते थे जो तांत्रिक विद्या और देवी साधना और ये सब करते थे, और फिर कुछ कामाकुला में होते थे जो जिन्हें पता है कि जैसे उनका लिबिडो हाई है, उन्हें सेक्स में इंटरेस्ट है, तो वो फिर सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू ही अपना एनलाइटनमेंट की पाथ पे जाएंगे। और उस टाइम पे एक ऐसा, अब ये मिथ है या रियल है मुझे नहीं पता, पर एक ये रिचुअल भी होता था कि जब टीनेजर्स प्यूबर्टी में आते थे तो उनको एक रूम में, एक बड़े से पैलेस में उनके लिए एक पार्टी दी जाती थी जिसमें वो सब एक दूसरे से मिलें, उन्हें जो करना है करें, जिसको जिसके साथ सेक्स करना है करे, वो उनका एक इनिशिएशन होता था। और उसे जो है उनके जो एल्डर्स होते थे उन्हें अच्छे से गाइड करते थे, उन्हें बताते थे कि ऐसा करने से ये होता है, वैसा करने से ये होता है, मेल फीमेल दोनों को। और फिर उन्हें एक पार्टी दी जाती थी कि आप अब मेट करो, यू आर इन योर मेटिंग टाइम, तो इसे सेलिब्रेट करो। फिर उसके बाद आप डिसाइड करो आपको किससे प्यार करना है, किससे शादी करनी है, ये वो। उस टाइम पे शादी का शायद रिचुअल भी इतना नहीं होता था, ट्राइब्स और लोग अलग अलग सिस्टम से अपने फैमिली को मानते थे। और काफी सारे, इवन इन द वेस्ट मेनी ट्राइब्स, यू नो, विलेजेस वुड रेज द चिल्ड्रन बिकॉज नोबडी वुड नो कि किसका बच्चा है, क्योंकि एवरीबडी इज ओपनली इंटिमेट विद एवरीवन एज दे फील, हु दे फील लव विद, हु दे फील कनेक्शन। तो ये मतलब ये हमारे उस टाइम से लेके अब तक जो इतना ये वो आ नॉर्डिक गया है। कल्चर में भी ये मिलता है आज भी। नॉर्डिक जो नॉर्वे है आज का, और खास करके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, लातविया है उसमें, या बाकी जो कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे ये जो आपने ये बात बोला, दैट इज प्रेजेंट डे आल्सो प्रैक्टिस है वो। जैसे हाँ, पंकज सर आपने कहा था कि पहले की सोसाइटी, सॉरी हाँ, मैं थोड़ा सा बैक, हाँ बोलिए, कि पहले की सोसाइटी में रेप और इसकी नहीं था कि ओपनली नहीं इसका रेप हुआ, कहीं ना कहीं उस चीज को छुपाया नहीं जा रहा था। क्या आप कैसे कह सकते हो, जैसे आज की ह्यूमंस हैं वैसे वो थे, कहीं ना कहीं अपने पड़ोसी या उसमें अगर देखा जाए पुराने लोगों से बात करो तो वो बताएंगे आपको कि किस तरीके से जो आज का रेप का रेट है, देन वैसा ही पहले भी सोसाइटियों में था। आप ये कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड नहीं हो रहे थे। अब हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास पावर है, हम उस चीज को लेके आते लोगों तक, और पहले की सोसाइटी में से दबा दिया जाता, नहीं लड़की की बदनामी हो गई। सॉरी मैं बीच में नहीं भाई, ये बात आप सही बोल रही है। कहीं ना कहीं हर लड़की को दबाना, क्योंकि सेक्स उस लड़की के लिए नहीं है, सेक्स पहले के जमाने में सिर्फ एक आदमी के लिए होता था। इस पर शायद मैं ज्यादा बोल गई। नहीं, लेकिन मैम ये हम लोगों को ये भी बीइंग एज ए इंडियन सोसाइटी, ये भी हम लोगों को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पहले जो चीजें थी, जैसे गृहस्थ आश्रम था, 4 आश्रमों में बांटा गया कि ये वानप्रस्थ है, ये गृहस्थ है, फिर संन्यास है, फिर जो गृहस्थ में सबसे ज्यादा बोला गया कि जो गृहस्थ आश्रम है वो सबसे अच्छा आश्रम है। तो उस चीज को भी हम देख सकते हैं कि जो रेप का जो रेशियो था वो इतना नहीं था। क्यों नहीं था, इसके पीछे मैं लॉजिक दे सकता हूँ। जैसे कि हमारे इतने जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, दे विल नॉट वल्नरेबल, वो सिंगल्स नहीं रहते थे, वो पूरा ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। नाउ डेज फॉर द वर्क हमारे जो लोग जो बीइंग एज ए सिटीजन, बीइंग एज ए इंडिविजुअल, वो ज्यादा अभी अकेले ज्यादा रह रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो गई। जो रिसर्च किया है, हाँ बताइए। क्योंकि इस पे जब रिसर्च किया मैंने, काफी लोगों से बात की, ये मैं बस ऐसे ही था, मुझे इस पे रिसर्च करना था। पहले के लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, क्या एक ससुर ने अपनी बहू के साथ रेप नहीं किया, क्या एक जेठ ने, हम उसे रेप का नाम दे रहे हैं, पर हाँ ये हुआ है। तो क्राइम में सारे रिश्ते इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे वो मर्डर हो या रेप हो, और सबसे ज्यादा तो जो नजदीक के होते हैं वही की है। बात ये आ जाती है कि हर किसी के अंदर एक फीलिंग है, जैसे मैम ने कहा कि कहीं ना कहीं माइंड से और सीधे वहां का कनेक्शन है, पर शरीर तन मन का कनेक्शन नहीं है। आज के टाइम में अगर रेशो देखा जाए, जब मैम की बात आती है तंत्र सेक्सुअलिटी, तो बहुत सारे आपके पास उंगलियां भी उठी होंगी कि आप इसको कैसे एक साथ कंबाइन कर रहे हो। क्योंकि मैं 80% रेशो कह सकती हूँ कि अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशन में है
वो 100% देते ही नहीं है। इस पे आप थोड़ा सा 100% देते ही नहीं है, मतलब आप थोड़ा एलैबोरेट कीजिए। मतलब 100% एक दूसरे के साथ सेक्स के टाइम पर। हाँ, वो तो क्योंकि एक पावर स्ट्रगल चल रही होती है, एक कुछ ये सब तो बहुत ऐसे डीप टॉपिक्स हो गए हैं। सो आई वुड लाइक टू ब्रिंग अस बैक टू तंत्रा एंड स्पिरिचुअलिटी एंड जो ये सोशल पॉलिटिकल और सोसाइटल जो इम्पैक्ट है चीज़ों का, वो भी काफ़ी नुआंस्ड और लेयर्ड है, जो हम काफ़ी अलग अलग एराज की बात कर रहे हैं। एक हम जो आदिवासी एरा की बात कर रहे हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर बिफोर ब्रिटिश रूल की बात हो रही है, और आप जो जिस एरा की बात कर रही हैं वो पिछले 100-200 साल में ही जॉइंट फैमिली और इन सब का। तो ये टाइमलाइन, वी हैव टू सी द हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग, सो इट्स नॉट सो ब्लैक एंड व्हाइट। ऑल्सो वी हैव टू सी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यू हैव टू सी हिस्ट्री, ईस्ट में क्या चल रहा है, वेस्ट में क्या चल रहा है, आज के प्रेजेंट डे में ही देख लीजिए। सो आई वुड लाइक टू ब्रिंग अस बैक टू रेलेवेंस नाउ। व्हाट इज द रेलेवेंस ना? तो आप जो बोल रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटिमेसी 100% वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं, राइट। यही चीज जो आपका क्वेश्चन था कि जो आजकल की जनरेशन पॉर्न एडिक्ट और सेक्स एडिक्ट होती जा रही है, वो यही एक चीज ये भी है कि अटेंशन हमारा कहाँ है और कितना दे पाते हैं। आजकल की एज में आप देखिए, आपने अगर 30 सेकंड से लंबी रील बना दी तो कोई देखेगा नहीं। 3 मिनट भले ही दे दिया आपको इंस्टाग्राम ने, पर 1 मिनट से ज्यादा कोई नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन नहीं है। बच्चों के हाथ में 3 साल की एज से आईपैड्स हैं, वो बाहर जाके खेलते या कुछ बनाते नहीं है आजकल। वो खाली देख रहे हैं, उनका खाली दिमाग चल रहा है ऐसे स्क्रोलिंग। हम लोग, इवन आई एम गिल्टी ऑफ दिस, मैं अपने आप को कभी कभी अब मुझे लिमिट लगानी पड़ती है कि रात को भी सोने का टाइम हो गया, फोन रख दो, या 1 घंटे देख लिया आज, अब रख दो, क्योंकि ये बहुत एडिक्टिव चीज बनाई है। उन्हें समझ आ गया कि हमारा दिमाग कैसे चलता है और कैसे हम एक चीज से फिर दूसरी चीज, फिर उनको पता है कि हमें क्या देखना है। एक बार कैट का वीडियो देख लिया तो फिर दुनिया की सबसे क्यूटेस्ट कैट्स आपके इंस्टाग्राम पे आती जाएंगी। उन्होंने ट्रैप कर लिया हमें, है ना? तो उस ट्रैप में ये हो रहा है कि सबका अटेंशन स्पैन कम हो गया है। हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे की तरफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक दूसरे की तरफ, एम्प्लॉयज का बॉस की तरफ, बच्चों का पेरेंट्स की तरफ, पेरेंट्स का बच्चों की तरफ, हर किसी की तरफ। अपने हर रिलेशनशिप में हम देखें तो हमें अटेंशन देना किसी को बहुत भारी पड़ता है। कि यार तू काम की बात बोल रहा है, जल्दी बता क्या है। कोई अपने दिल की बात बोले आपको, बैठ के आधा घंटा रोना सुना रहा है, तो आपको लगेगा यार करूं क्या मैं, मतलब कुछ काम की बात बता ना, मुझे करने को कुछ दो। बिल्कुल, है ना? हम एक दूसरे के साथ खाली बैठना, प्रेजेंट होना भूल गए हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से, इंफॉर्मेशन की वजह से, और कल्चर ये बनता जा रहा है। तो वही चीज जो है हस्बैंड वाइफ के बीच में भी आ जाती है कि आप अपने घर के काम में ये वो, और फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में एक और फैक्टर आ जाता है पोलैरिटी का, कि अगर आप वही चीज रोज 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 वही रूटीन में हो, वही बातें रोज कर रहे हो, तो फिर वो एक केमिस्ट्री, एक स्पार्क, एक डिजायर कहाँ से आएगी? और अगर आप सेक्स को भी एज अ रूटीन कर रहे हो कि हाँ ये करके खत्म करो, एंड देन अगेन मोस्ट वाइव्स आर जस्ट प्लीजिंग देयर हस्बैंड, दे आर नॉट फुल्ली एंगेज्ड। दिस इज व्हाई सेक्सुअलिटी नीड्स टू कम बैक इन द हैंड्स ऑफ वुमेन, बिकॉज इफ इट वाज centered around pleasing women, there would be a lot more sex happening, there would be a lot more satisfaction, and everybody would win, because it is, the design is in the female body. Multiple pathways होते हैं orgasm के, multiple pathways होते हैं sexual pleasure के, और orgasmic capacity, जैसे मैंने पहले वो waterfall बताया था, काफी लंबी होती है। तो that is, you know, मैं ये कई बार बोलूंगी ये बात, पर यही मैंने नोटिस किया है उन कपल्स में। पर आपको फिर पोलैरिटी भी बना के रखनी है कि जो मैस्कुलिन हैं, जो मेल हैं, उनका काम है एक सेफ्टी प्रोवाइड करना, ताकि ये फेमिनिन पूरी तरह से खुल सके। एक इमोशनल सेफ्टी, फिजिकल सेफ्टी, ये सेफ्टी कि आप कल छोड़ के नहीं चले जाओगे, आप उनको शेम नहीं करोगे कि अरे तुझे तो बहुत मजा आती है सेक्स में, कहाँ सीख के आई उल्टा, ये सब नहीं करोगे ना, तो फिर वुमेन जो फेमिनिन है वो ओपन करेगी ज्यादा फ्रीली। और फिर जो है आप स्पेशली हस्बैंड वाइफ्स के बीच में एक केमिस्ट्री, एक जो मिस्ट्री वो बनी रहेगी, क्योंकि अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हो कि रोज रोज वुमेन मेल को प्लीज करे, तो वो उसका एक हद के बाद दोनों को समझ आता है कि इट्स नॉट वर्किंग, तो फिर चल छोड़ते हैं। फिर क्या होता है कि वन गोज, जिसको अभी भी सेक्स में इंटरेस्ट है वो जाकर कहीं और कर लेगा, दूसरा या तो प्रिटेंड करेगा उसको पता नहीं है, या तो
ठीक है एक्सेप्ट कर लेगा या तो छोड़ देगा, तीनों में से एक चीज हो जाएगी। तो वो साइकिल भी चल रहा है। तो यू नो जैसे इसको बैलेंस कैसे किया जाए? that is the key, is attention, Right. cultivating presence, cultivating attention। और इसमें वापस तंत्र की विद्या, ध्यान, आपका ध्यान कहाँ है। बच्चे भी हम होते हैं, अगर हम क्लास में कुछ गड़बड़ नोटी कर रहे होते तो टीचर क्या पूछती है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, ध्यान कहाँ है हमारा, कहाँ रहता है ध्यान, और कितना हम ध्यान दे सकते हैं किसी चीज पे। वो हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर है इस एज में, जब पैसा क्रिप्टो करेंसी बनता जा रहा है, कोई भी मटेरियल चीज का कुछ सर पैर नहीं है। हमारी सबसे बड़ी करेंसी ध्यान है, जो हम दे सकते हैं एक दूसरे को। ये फोकस्ड बढ़ेगा कैसे? ये बढ़ सकता है, अब इसमें आप आइए थोड़ा मेडिटेशन में, थोड़ा अपनी बॉडी की सुनिए। अगर आप अपनी बॉडी से कनेक्टेड हैं तो बहुत इजी हो जाता है प्रेजेंट रहना। आप अपने दिमाग में 100 किलोमीटर एन आवर की स्पीड से नहीं भाग रहे हैं, आप यहाँ हैं, आप सुन रहे हैं। अपने सेंसेस को रिफाइन कीजिए, आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या स्मेल आ रही है, क्या टेस्ट आ रहा है, क्या आपकी स्किन पे फील हो रहा है, उसको कुछ ध्यान दीजिए। और जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों पे ध्यान देते जाएंगे, अपनी ब्रेथ, अपने प्राण शक्ति पे ध्यान दीजिए। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, उसे नोटिस कीजिए। उसके बीच में एक गैप है, उसे नोटिस कीजिए। कहाँ शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, उसे नोटिस कीजिए। आप किसी के साथ बैठे हैं तो कुछ दिमाग में मैं क्या बोलूं, क्या नहीं करूं, क्या एक क्वेश्चंस की लिस्ट है या आंसर्स की लिस्ट है दिमाग में, उसे साइड में रख के उन्हें फील कीजिए कि आपके सामने जो बैठे हैं उससे, उनके साथ आपको अपने अंदर क्या फीलिंग आ रही है। तो उसे, इन चीज़ों से हम अपना ध्यान कल्टिवेट कर सकते हैं। और यही तंत्र की सारी जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसका अल्टीमेट गोल यही है कि हाउ कैन यू बी प्रेजेंट, एम्बॉडीड, connected to your senses, connected to each other. That's where the sexuality piece then comes later. Connected to the self and to the other, because other is also self. तो आप जितना अपने आप से कनेक्टेड है उतना आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। तो कनेक्शन, प्रेजेंस एंड अटेंशन, दोज आर द 3 keys। तो काफी अच्छा टॉपिक था और मौका भी मिला हमें आज बात करने का, कहीं ना कहीं दबाया जाता है। तो आज एक चीज और मैम, जब भी हम आपका, मैंने इंस्टा देखा, स्क्रॉल कर रही थी तो हाँ। उसमें मुझे दिखा स्काई डांसर। क्या होता है ये क्या स्काई है? डांसर? बिल्कुल। तो मुझे भी नहीं पता है, मैं तो पहली बार सुन ही रहा हूँ ये जी, word, तो स्काई मेरे डांसर। लिए ये स्काई डांसर एक साधना की तरह मैं देखती हूँ इसे। जैसे मेरे लिए रिमाइंडर है कि मैं अपने आप को जैसे शक्ति को समर्पित करना चाहती हूँ, तो किस तरीके से मैं कर सकती हूँ। क्योंकि एक, अगेन गोइंग बैक टू तंत्रा, इन कश्मीर शैविज्म हम बोलते हैं कि शिवा इज कॉन्शियसनेस, वो स्टिलनेस है, वो पूरा पोटेंशियल है, वो एक पॉसिबिलिटी का वही एम्ब्रियो या कॉस्मिक सिंगुलैरिटी जिससे बिग बैंग हुआ है, वो शिवा है जिसके अंदर सब कुछ पॉसिबल है। और उसका मैनिफेस्टेशन हुआ है शक्ति के थ्रू। शक्ति इज एनर्जी, एनर्जी टेक्स फॉर्म, एनर्जी बिकम्स लाइफ, बिकम्स वर्ड। So a lot of tantric vidya, tantric sadhana is about Shakti, because through Shakti we can reach Shiva. And there are 4 different schools. One will say कि आप एक step by step पहुंचते हो. One will say कि आप तुरंत अपने आप को recognize कर लो तो आप वैसे ही पहुंच गए. One will say कि आप शक्ति के थ्रू पहुंचते हो, और one will say कि आप स्पंदा के थ्रू पहुंचते हो. स्पंदा is vibration. तो काफी सारे schools हैं. तो एक जो school है शक्ति तंत्र, हम कौला तंत्र बोलते हैं, जिसमें आपने 10 महाविद्या का नाम सुना होगा, और साउथ में ज्यादा शक्ति तंत्र और नॉर्थ ईस्ट में शक्ति तंत्र का ज्यादा प्रिविलेंस है जी। तो फॉर मी स्काई डांसर इज वन वे दैट आई कैन कनेक्ट विद शक्ति, my version of connecting with the goddess, as we say. स्काई डांसर एक टिबेटन बुद्धिज्म से ये टर्म आया है। उस ट्रेडिशन में स्काई डांसर उसे कहते हैं जो दोनों रेल्म, जो एक स्पिरिचुअल रेल्म और अर्थ रेल्म, दोनों के बीच में कंफर्टेबली ट्रैवल कर सके। तो वो आप एक इमेज कीजिए, जैसे एक डांसर है जिसके पांव जमीन पे हैं और हाथ आकाश में है, हवा में। तो वो पृथ्वी से भी कनेक्टेड है, आकाश से भी कनेक्टेड है वो, और वो दोनों के बीच में एक चैनल है, दोनों के बीच में एक ब्रिज है। तो मेरे लिए ये एक
आर्केटाइप कह लें इसे, मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया, क्योंकि मैं बचपन से डांसर हूँ। मैं कथक सीखती थी स्कूल में, अभी भी मैं सालसा, टैंगो ये सब करती हूँ। तो डांसिंग मेरे लिए बहुत नेचुरल एक वे है जिससे मैं आई डू फील कनेक्टेड टू गॉड, टू द डिवाइन। और एक ओशो ने कहा था कि नृत्य ऐसे करो कि नर्तक ना रहे, बस नृत्य बचे। तो डांस till the dancer disappears and only the dance remains. So with that philosophy, that feeling, when I dance, physical manifestation में उसको actually dancing के रूप में देखिए या mystical जैसे आप symbolically देखें, तो it's my reminder कि एक हर चीज़ black and white नहीं होती है. Everything has a mystical quality, and to dance with life in that mystical, between the obvious and the unseen, between the world of form and the world of transcendence, you know, जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है उसके बीच का जो path है, that is the sky dancer for me, and inspired by the Tibetan Buddhist deity. करते कैसे हैं इसको? It's not something you do, it's a way of being. ओके, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आएंगे, लोग पूछेंगे कि ये स्काई डांसर पहली बार सुन रहा हूँ, इसको करते कैसे हैं? पीपल विल ये करने की प्रक्रिया नहीं है, ये एक टेक्निक नहीं है, ये एक आप मतलब आप ये पूछो कि शिव जी को कैसे करते हैं? शिव जी को क्या करोगे? आप बन सकते हो, उनके रूप में अपने आप को समर्पित कर सकते हो, उनकी साधना कर सकते हो और अपने आप को आप याद दिला सकते हो कि हाँ, ध्यान साधना, उसमें आपको अपनी एनर्जी उसमें डालनी है। तो एज अ डेटी, as a way of being, as an archetype, you can embody it. That is the. एक लास्ट सवाल आपसे मैं पूछूंगा, because you had already spent lots of time in the US, that is West, that is totally जो भी है वो पूरी भौतिकवादी एक यहाँ पे उसको एक टैबू की तरह देखा जाता है कि अरे यार ये वेस्ट के लोग हैं, यहाँ नहीं समझेंगे। और उसके बाद आप इंडिया आई कोविड के बाद जी, और यहाँ की भी जो चीजें हैं जैसे कुंडलिनी हो गया, तंत्र हो गया, और उधर की जो सेक्सुअलिटी है, जो इंडिया की ही सेक्सुअलिटी है, इन सब को आपने एक्सपीरियंस किया। आपको दोनों लाइफ में बेस्ट कौन सा लगा, वेस्ट का और या ईस्ट का? तो आई विल गिव यू अ वेरी तांत्रिक आंसर. थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. आई विल गिव यू अ वेरी तांत्रिक आंसर. बोथ. हाँ, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं. सो द आंसर इज बोथ. बोथ आर बेस्ट. यही मैंने जब आपको स्टार्टिंग में कहा था कि तंत्र का यही फिलॉसफी है कि इट्स नॉट ईदर और, इट्स बोथ, इट्स एक्सपैंडिंग. तो जहां तक ये अद्वैता वेदांता पहुंच पाता है पुरुष और प्रकृति, और फिर वहां पे खत्म हो जाता है कि पुरुष और प्रकृति दो अलग अलग हैं, और तंत्र उसे आगे लेके जाता है कि पुरुष भी प्रकृति भी, जब तक उन दोनों का मिलन होता है और वो एक शिव शक्ति के रूप में एक हो जाते हैं. तो सेम एक्चुअली माय कंपनी, माय स्कूल इज कॉल्ड ईस्ट मीट्स वेस्ट तंत्रा. तो दोनों कल्चर्स के पास कुछ कीज हैं, कुछ चाबियां हैं. मतलब बेस्ट उधर भी कुछ है, कुछ बेस्ट इधर है. तो वेस्ट में इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है, शक्ति को अपनी जगह दी गई है, वुमेन को अपनी सोसाइटी में प्रॉपर जगह दी गई है. वेस्ट में एक क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, वो जानना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. और आप देखिए इंडिया में कितने वेस्टर्नर्स आके कितना तपस्या कर रहे हैं. वो अपना सारा कंफर्ट, पैसा सब छोड़ के ऋषिकेश में, धर्मशाला में, गोवा में हिप्पियों की तरह रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस धार्मिकता का चस्का है. उनको एक क्यूरियोसिटी है, उन्हें जानना है, उन्हें समझना है, और वो इंडिया को बहुत प्यार और इज्जत देते हैं. एंड सिमिलरली इंडिया में एक ग्राउंडिंग है, एक हमारा सभ्यता है, हमारे पूर्वजों का विजडम है. भले ही हमें 200 साल की ब्रिटिश रूल में दबा दिया गया हो, पर वो हमारे अंदर वो वैल्यूज़, वो प्राइमल नेचर है कहीं ना कहीं. हम उससे कनेक्टेड हैं, इसीलिए तो हमारी पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो सेक्सुअल एनर्जी से हम कनेक्टेड हैं. कभी वो किसी सही तरीके से चैनल होती है, कभी नहीं होती है, पर वो एनर्जी तो है. वो हमारे अंदर एक कनेक्शन है हमारे हिस्ट्री से. और ईस्ट में एक
वैल्यू सिस्टम ही अलग है। ऐसा कहते हैं, देखिए आप किसी भी कल्चर या किसी भी कंट्री की वैल्यूज अगर आपको जाननी हो कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप उनकी सबसे लंबी बिल्डिंग्स को देखिए, सबसे टॉल बिल्डिंग्स को देखिए। तो वेस्ट में आपको दिखेंगे सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हाँ। सबसे लंबी बिल्डिंग्स। जी। ईस्ट में आपको दिखेंगे टेम्पल्स। हाँ। हमारे सबसे बड़े बिल्डिंग्स टेम्पल्स होती हैं, हाँ। है ना। तो वो हमारी वैल्यूज हैं। तो मुझे जो तंत्र के लेंस से मैं देखूं, नियो तंत्र या न्यू एज तंत्र मुझे वेस्ट में मिला, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। कैलिफोर्निया में मैंने उसकी पढ़ाई की, टीचर ट्रेनिंग्स की, सीक्रेट सेक्सुअलिटी और थोड़ा बहुत कुंडलिनी का नॉलेज मुझे वहाँ भी मिला। वो उस फिल्टर से मिला जहाँ पे बहुत फ्रीडम था, जहाँ पे सेक्सुअल रेवोल्यूशन हो चुका था, 70s में फ्री लव मूवमेंट हो चुका था, वुमेन एम्पावरमेंट हो चुका था। और फिर मैं उसे वापस लेकर इंडिया आई, तो फिर इंडिया में मुझे कश्मीर शैविज्म के सूत्र और स्क्रिप्चर्स की नॉलेज मिली। यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा में मुझे इनिशिएट किया गया, मुझे मंत्र साधना, ये सब चीज़ों में और इंटरेस्ट आया और मुझे नॉलेज मिला इन चीज़ों का, जिसकी एक ग्राउंडिंग है, जिसकी एक, जब सेक्सुअलिटी और दूसरे के साथ कनेक्शन आपका संपूर्ण हो जाता है और आप उसको मोस्ट कॉन्शियस तरीके से उसे एक्सपीरियंस कर लेते हैं, उसके बाद अल्टीमेटली आपको जाना है टुवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन। और उसकी कीज़ ऑलरेडी इंडिया में दी जा चुकी हैं हमें, उसकी टेक्निक्स, उसका विज्ञान हमें दिया जा चुका है, वो यहाँ पे है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, एक फ्रीडम प्लस ग्राउंडिंग, वेस्ट में फ्रीडम मिलता है, ईस्ट में ग्राउंडिंग मिलती है। जब वो दोनों कंबाइन करें तो आप मतलब एकदम अनबीटेबल हो जाओगे कि आप अपनी फ्रीडम की वजह से आप कहीं भी एक्सपैंड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। और वो अमेरिका स्पेशली एज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जब मैं गई थी, मुझे फील हुआ कि मैं इंडिया में मैंने जॉब किया तो मुझे एज अ वुमन फील हुआ कि टू कम्पीट विद मैन मुझे बहुत चमचागिरी करनी पड़ेगी और फिर भी मुझे वो इक्वल राइट नहीं दिया जाएगा। पर न्यूयॉर्क में मुझे वही सेम इक्वल, ऑफिस में, काम में, स्कूल में इक्वल वैल्यू, इक्वल प्लेस दी गई। तो जो मुझे रियलाइज हुआ कि वो फ्रीडम की वजह से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पर वहाँ पे वही, अब लोग मटीरियलिस्टिक परसूट में भटके हुए हैं और वो क्रम्बल हो रहा है। आप देख रहे हो हमारे आंखों के सामने ये सब टूट रहा है। तो इट्स नॉट, इट्स नॉट बेस्ड ऑन समथिंग सॉलिड। और इंडिया में हमें कितनी बार, कितनी सिविलाइजेशंस ने डोमिनेट किया, मुगल आए, अंग्रेज आए, पर हमें तोड़ नहीं पाए। हम फिर भी बार बार राइज करते हैं क्योंकि वो हमारी ग्राउंडिंग है। तो वो दोनों चीजें जरूरी हैं, फ्रीडम फॉर प्रोग्रेस एंड ग्राउंडिंग फॉर सस्टेनेंस। बहुत जबरदस्त। मजा आया। मैम, अभी हमारे व्यूअर्स काफी इंटरेस्ट के साथ हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उनको कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? सो अगर आप इस पॉडकास्ट तक पहुंच चुके हैं और इसके लास्ट पार्ट तक आप टिके रहे हैं, मतलब आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ मांग रही है। वो आपसे चाह रही है कि जो आप इस मैट्रिक्स में फंसे हुए हो, जिस रैट रेस में आप पैसे कमाने और फैमिली और उनकी एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी और लोग क्या कहेंगे, इस सब में आप सबको खुश करने में लगे हुए हो, उसके अंदर से कहीं ना कहीं से आपकी सोल आपको बोल रही है यार कुछ और भी है। तो उस कॉल को आप सुनिए, उसे हवा दीजिए आग की तरह, और भरोसा रखिए कि आपको जो भी गाइडेंस मिल रहा है वो आपकी सोल आप तक पहुंचा रही है, इंक्लूडिंग दिस पॉडकास्ट, इंक्लूडिंग दिस चैनल, इंक्लूडिंग दिस मीडियम। आप इस इंफॉर्मेशन, इस कॉन्वर्सेशन तक पहुंच गए हैं, तो वो आपकी सोल ने आपको गाइड किया है। तो उसे और सुनिए, उसकी और बातों को मानिए, और अपनी बॉडी की सुनते रहिए और अपनी ब्रेथ और सेंसेस पे थोड़ा सा ध्यान लाइए। आई प्रॉमिस यू कि आपके अंदर से जो कॉल आ रही है, थोड़ा सा आपको उसको ध्यान देने से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग और संपूर्ण फील होगी। अगर आप खाली अपनी सोल का कॉल थोड़ा सुनने लगे तो that is a great first step and you've already done it, so congratulations. थैंक यू so मैम। much, ma'am. Thank Thank you you so so much. much, मैम, आप यहाँ आए और कहीं ना कहीं एक ऐसे टॉपिक को छेड़ा जो लोग बात करना पसंद नहीं करते, और कहीं ना कहीं जो लोगों के दिमाग में सेक्सुअलिटी को लेके और तंत्र को लेके जो भ्रांतियां थी,
कहीं ना कहीं कम हुई है। उसके लिए थैंक यू सो मच मैम, यस कीमती समय निकाल के यहाँ आना हुआ आपका। एंड इट वर्कड आउट सो वेल कि मैं मतलब 2 दिन के लिए हूँ दिल्ली में, और आज शाम ही मैं फ्री थी और आज हो गया, तो क्या? इट वाज मेंट टू बी। मैम अभी सबसे बड़ी बात आएगी कि हमारे व्यूअर्स को एक चीज पूछनी होगी कि अब हम मैम को सर्च कहाँ करें और जी। जानना है कुछ, जी तो कहाँ आपसे मिल सकते हैं, क्या आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं प्लीज? जी, तो मैं आपको लिंक्स दूंगी जो आप इस रिटन टेक्स्ट में भी आप पा सकते हैं। मेरा फेसबुक पे नाम है तस्नीम हमदानी, और इंस्टाग्राम पे हैंडल है द ट्रैवलिंग तंत्रिका, पर वो अंडरस्कोर्स के साथ है। अगर आप द ट्रैवलिंग तंत्रिका सर्च करेंगे तो आपको तस्नीम हमदानी नाम का एक अकाउंट मिलेगा, दैट इज मी। तो आप फॉलो कीजिए इंस्टा पे। वहाँ पे मैं पोस्ट करती हूँ कि हम जो इवेंट्स करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं, जिसमें नियो तंत्रा और न्यू एज तंत्रा के साथ साथ मैं कोशिश कर रही हूँ कि ट्रेडिशनल तंत्रा का नॉलेज भी लाया जाए। और इन स्पेसेस में हम बहुत हीलिंग करते हैं, बहुत साथ में कनेक्शन और ग्रोथ करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं साथ में। तो आप उन स्पेसेस के लिए अप्लाई करें, उन्हें ज्वाइन करें। तो वो इवेंट्स होंगे, फेस्टिवल्स, रिट्रीट्स होंगी, उसके बारे में आपको न्यूज़ जो है मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ 1-on-1 काम करना चाहते हैं तो मैं ऑनलाइन कोचिंग भी ऑफर करती हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, और मैसेज में ये ज़रूर डालें कि आपने इस पॉडकास्ट और इस चैनल पे मेरा इंटरव्यू देखा था या सुना था, तो हम बात आगे कर सकते हैं इस बियॉन्ड दिस कॉन्वर्सेशन। क्या बात है मैम, तो सर्च करना स्टार्ट कर दीजिए मैम को। अब ज्यादा अगर ऐसा हो रहा है कि मैम ने आपको बता दिया है इंस्टाग्राम हैंडल पर आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई डिस्क्रिप्शन खोलो ना, उसमें पूरा लिंक है, और जाके मैम को प्लीज फॉलो कर लीजिए। और हाँ, अब आपका काम शुरू होता है, इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज क्योंकि ये जो आज पॉडकास्ट में हमने नॉलेज शेयर किया है, मैम ने अपने बहुत सालों का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा किया, तो अब आपका फर्ज बनता है ना इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और हाँ गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। जरूर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ तो बिल्कुल शेयर करना। आप आपका काम एक और है, प्लीज इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वेट मत करिए। और हाँ, हम सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपसे कहना ही भूल गए, जो भी दिमाग में विचार आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, भाई फोन हाथ में ना, करो ना कमेंट, आंसर आपको जरूर मिलेगा। और प्लीज जो भी और कुछ डीप में जानना चाहते हो, मैम के इंस्टाग्राम हैंडल पे जाइए, डीएम करिए कि हम इस पॉडकास्ट से आपके पास आए, तो मैम आपको 110% टाइम देंगी। तो अब आपका काम शुरू होता है, मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में। एक बात और मैं कहना चाहूंगी कि हमने अभी डिसाइड किया कि हम एक एपिसोड और करेंगे, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट जरूर कीजिए और फिर फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब हम अगला एपिसोड रिलीज करें तो आपके वो क्वेश्चंस आंसर हो सके। बिल्कुल, तो अब आप वेट मत करिए, कमेंट करिए, अपने विचारों को वेस्ट मत जाने दो, लिखो, हम उसका आंसर करेंगे मैम के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते। देखते रहिए द अपीलिंग भारत।